गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा ये पेपर मैं सामान्य आधारित विषय का जो भी आपने व्यवसायिक में दिया और जिसको आप देखें तो इसका नोट एकदम वैसे ही था 2019 का पेपर, और क्वेश्चन भी लगभग वही थे। आप ध्यान दीजिए, 15 मिनट पढ़ना और सभी प्रश्न करना, अंक सामने, अति लघु उत्तरी। अब 1 नंबर वाला छूट गया था, 1 नंबर वाला, उसके बाद फिर 2 नंबर, 25 शब्द में उत्तर, 50 में, और विस्तृत वाला 100। ये आपको नोटिस पेपर में मिला होगा। और सवाल देखिए तो वही हेनरी फेयोल, आप यहाँ से ध्यान दीजिए। हेनरी फेयोल जो है औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए विख्यात थे। तो ये इसके लिए हेनरी फेयोल। बाजार प्रबंध एक आधार है, उत्पाद विक्रय पुस्तक। तो ये 1-1 नंबर का आपका वो इस तरह का पेपर आया। यही क्वेश्चन देखिए आप इसका। और उसके बाद आगे बढ़ें हम तो सम विच्छेदन बिंदु जो मैंने आपको बताया कि आएगा। पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और मृदा क्यों खराब हो जाती है कैसे। और अति लघु उत्तरी 2-2 नंबर का था। उसके बाद फिर 4 नंबर का था उद्यमता की गतिशीलता को समझाइए, उद्यमी कौशल का क्या आशय है। आप खुद अपना इस साल का पेपर और मिला के देखिए। लघु और कुटीर उद्योग को आपसे पूछा था, महत्व आवश्यकता यही पूछेगा और क्या पूछेगा, और इसका कितना रहता है, कितना पैसा में बनता है। परियोजना में आपसे पूछा था प्रोजेक्ट क्या है, दोहरी प्रविष्टि पूछा था आपसे, डबल एंट्री, तलपट पूछ दिया था इस बार। तो ये चीज़ें देखिए, 17 क्वेश्चन। और इस तरह से फिर आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए आप वो सुझाव दीजिए, जल पर सुझाव मांग लिया था। तो और उद्यमता को परिभाषित किया। और आधुनिक अथवा देखिए यहाँ ये 4 नंबर 10 नंबर जो क्वेश्चन था, इसको 2+4+4 किया था और इसको अथवा करके इसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपको ले गया था 23 तक। भारत में परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी आया था। परियोजना के प्रतिवेदन आपसे आपका क्या आशय है, ये भी आपका आया था क्वेश्चन। तो 2019 के पेपर को आप ध्यान दीजिए। मैं आपको इसमें प्रथम पेपर ले चलता हूं जो कि रेडियो टीवी व्यवसायिक। इसमें भी वही 15 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और अब आपसे क्वेश्चन 1 नंबर वाला, और लेकिन इसके अंदर 1 नंबर वाला नहीं लिया है, तो 1 नंबर का भी आएगा। तो कि तालाब में उत्पन्न होने वाली तरंग कौन सी है, और ये तो वो भी हम देखते हैं भी। और पहले 2-2 नंबर देखिए, तरंगों का अध्यारोपण का क्या मतलब है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंग किसी एक माध्यम में चलती हैं और एक दूसरे की गति को नहीं प्रभावित करती, मतलब वो अलग चल रही, वो अलग चल रही है, तो दोनों तरंग किसी माध्यम में चलती हो तो उनका जो विस्थापन होगा, कण होगा, जैसे आप ईंटा फेंकते हैं तालाब में तो ऊपर नीचे वो कण गति करता है, आगे नहीं बढ़ता, ऊर्जा आगे बढ़ती है। तो तरंग ऊर्जा का संचार भी करता है। तो माध्यम के प्रत्येक कण जो 2 तरंगे चल रही हैं, किसी क्षण विस्थापन दोनों के जो है, अगर उनका विस्थापन देखा जाए और उनका एक सदिश योग किया जाए तो वो बराबर होता है। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बहुत आसान से इसको रेडियो स्टेशन के साथ जो प्रसारित कार्यक्रम आप देखते हैं, जब हम रेडियो को विशेष स्टेशन पर लगाते हैं तो जब नहीं रहता है तो वहाँ नहीं होता, मतलब सुनाई ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य स्टेशनों पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, केवल उसी के आपका दिखाई देता है। तो इसे तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी रहती हैं, एक माध्यम में रहती हैं, एक गति से रहती हैं, और उनका सदिश योग जो है अलग अलग विस्थापनों पर बराबर होता है। इसी को हम तरंग का अध्यारोपण कहते हैं। ये 3 प्रकार का व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद। अब देखिए इसी पर सवाल है अगला। इसके लिए शर्त भी बता दिया कि जो है 3 प्रकार की हैं, तो व्यतिकरण, विस्पंद और ये विवर्तन। इसी पर आपको सवाल आगे कर रहा है। देखिए विवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए पहला तो विवर्तन है, पूछ लिया आपसे। तो 2 तरंगों का विवर्तन जो है आपका एक तरह से आप समझिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही दिशा में
चलती हैं तो उन्हें अध्यारोपण के माध्यम में, अगर जहाँ अध्यारोपण का हो रहा है, बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो मिलती है हमें, वो अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो कुछ जगह अधिक पाई जाती है, कुछ जगह कम पाई जाती है। मतलब मोटा मोटा अगर आप समझें तो किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, अगर एक कोई माध्यम है आपका, हवा ही ले लिए, तो एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, मतलब उनकी आवृत्ति क्या हो, एक हो, एक ही दिशा में चलें, तो उनके अध्यारोपण से के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता को लिया गया है। यहाँ पे परिणामी तीव्रता तरंग की अलग अलग तीव्रताओं के योग से यहाँ भिन्न होती हैं। तो कुछ बिंदुओं पर अधिक होती हैं और कुछ पर कम होती हैं। तो जहाँ अधिक होती हैं उन्हें हम समपोषी कहते हैं, और जहाँ कम होती हैं दोनों का योग, तो वो या नगण्य होती हैं, उन्हें विनाशी कहते हैं। इनके लिए शर्त है, संतोषी के लिए दोनों तरंगों के बीच में कालांतर शून्य होना चाहिए या दोनों का पथांतर शून्य होना चाहिए। शर्त है ये समपोषी व्यतिकरण का जो एक भाग है समपोषी, तो समपोषी के लिए और समपोषी व्यतिकरण के लिए, तो इनके बीच में जो कालांतर है इस पर ये अध्यारोपण मतलब तरंगों का एक तरह से निर्भर करता है। अब दूसरा सवाल उठा लीजिए, तो आप देखेंगे 3 प्रकार के हैं, तो विस्पंद पूछ लिया आपसे। तो विस्पंद पे आपको सवाल, अब आपको इसी में परावर्तन में आपको प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण बता दीजिए, यंग का प्रयोग बता दीजिए। तो यंग साहब एक वैज्ञानिक थे, उनका भी मैं अभी आपको पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ। यंग साहब ने प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण लिया था, तो 1 नंबर में यंग साहब ने इसको प्रयोग किया था, और उसमें एक सोर्स लाइट से 2 सोर्स के लाइट को पार कराया था, और 1801 में किया था, 1 नंबर में का सवाल में अगर इसको देखा जाए तो। और इस चैप्टर में आपका और क्या हो सकता है, तो प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या हो सकती हैं, तो वही कलाबद्ध होने चाहिए, और दोनों स्रोत से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बराबर होना चाहिए, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, और एक ही दिशा में चलना चाहिए। तो प्रकाश में व्यतिकरण का क्या शर्त हो सकती है। और दूसरा सवाल आपसे आता है एक I1/I2 और बराबर होता है A1 स्क्वायर, मतलब तरंग का आयाम का स्क्वायर बटा, ये देखिए इस तरह से आपका ये दिख रहा होगा आपको, ये I1/I2 बटा बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। तो अगर आप इसको इधर उधर भी करेंगे तो A1 को लेंगे तो करड़ी में, तो मतलब ये आपका तीव्रता है I। तो अगर मान लीजिए तीव्रता, 2 तरंगों की तीव्रता 26 और 16, 25:16 है जैसा कि सवाल में दिया है, तो उनका आयाम का क्या होगा, तो बस यही फार्मूला लगेगा आपका, या मूंझवनी भी आ जाएगा, करणी में 5 का वर्गमूल 5 इधर बन के करणी हो जाएगा 5/4। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं आपसे, बहुत आसान से पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है विस्पंद क्या है, और छोटी छोटी आपसे यहाँ भी सवाल पूछता है व्यतिकरण की घटना हो सकती है, तो व्यतिकरण की घटना किस में होगी, देखिए उत्तर भी आपका यहाँ है, और सभी तरंगों में हो सकती है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, मतलब क्यों व्यतिकरण की घटना होती है, तो वो कालांतर से, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिसकी तीव्रताओं का अनुपात, मतलब वही I1/I2 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। तो अब आप दे रहा तीव्रता, मतलब 9/1 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। तो इधर ले आइएगा, करनी लगा दीजिएगा तो 9 का हो जाएगा 3। तो इसमें तीव्रता का अनुपात है, तो इसमें आयाम नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है। तो आयाम का अगर आप पूछे तो बस करनी उल्टा करके 3 संबंधे 1 कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे 1 नंबर का जो है आपका सवाल है। फिर आपको देखिए विवर्तन,
विवर्तन क्या है, आपसेदी विवर्तन से आप क्या समझते हैं और ये क्या होता है, तो इसकी परिभाषा भी यहाँ पर दे दीजिए, साफ साफ है। देखिए ये आपका समतल है और इसके अंदर आप जो है, ये विवर्तन का मतलब होता है कि जब एक तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है, जब तरंग कोई अपारदर्शी अवरोध, अगर आप पारदर्शी अवरोध के एक छोटे से छिद्र से गुजरती है तो छिद्र के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। ये मुड़ना, जैसे कि अगर आप दिखाएं हम आपको, तो प्रकाश का विवर्तन, तो अवरोधक और द्वारक, अवरोधक आपका द्वारक, तो यह घटना जो है दोनों के मुड़ने की दिशा को, देखिए ये घटना मुड़ जाती है, तो इसे हम तरंगों का विवर्तन करते हैं। प्रकाश अपनी तरंग की कोटि के अवरोध पर आपतित होता है, तो ये इसका एक शर्त है। प्रकाश का विवर्तन जब भी होगा तो अपनी तरंग की कोटि के किसी अवरोध अथवा छिद्र पर आपतित होता है। तो ये आपसे किस कोटि का होना चाहिए अगर पूछता है तो विवर्तन, तो अब प्रकाश के लिए तो तरंग की कोटि क्या होगी, किसी अवरोध अथवा छिद्र पर आपतित होता है, जहाँ ये मतलब बस एक लाइन में आंसर है आपका। और इसको दो भाग में फ्रेजनल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन में बांटा गया, और तरंगों के लिए आवश्यक विवर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या हैं, तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि तरंगों का विवर्तन होने से अवरोध का आकार तरंग की कोटि का होना चाहिए। आवश्यक प्रतिबंध यही है, यही शर्त है आपका तरंग का विवर्तन होने के लिए। और वो प्रकाश का था, ये तरंग का कॉमन है, अवरोध का आकार तरंगों की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ये प्रकाश में भी है। तो इसे दो भाग में बांटा गया। देखिए क्वेश्चन में ये आएगा, निश्चित आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, आप वीडियो सुन लीजिए, 5-6 वीडियो हैं। विस्पंद क्या है, विस्पंद के आवर्तकाल को समझा दीजिए, एक एक नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। अप्रगामी तरंग क्या है, इसका समीकरण एक लिख दीजिए, और ये कैसे ऊर्जा में चला आता है। तरंगों के व्यतिकरण को जो मैं अभी आपको बता रहा था, संपोषी एवं विनाशी, तो संपोषी को बताया अभी आपको, विनाशी को भी मैं बता दे रहा हूँ आपका। विनाशी के लिए ये देखिए, विनाशी यहाँ पर आपका है, एक मिनट, विनाशी, संपोषी और विनाशी। तो संपोषी के लिए मैंने बताया कि कलांतर और पथांतर जो है, संपोषी जहाँ ज़्यादा होता है तरंगों का व्यतिकरण में, जहाँ तीव्रता ज़्यादा पाई जाती है उसे संपोषी, और जहाँ तीव्रता कम पाई जाती है उसे हम विनाशी कहते हैं। और शर्त क्या है संपोषी की, कलांतर और पथांतर शून्य होना चाहिए। और विनाशी की क्या शर्त है, दोनों तरंगों के बीच पाई का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगें विपरीत कला में मिलनी चाहिए, और उनका जो है दोनों तरंगों के बीच पथांतर λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। इस तरह से आप वीडियो को सुन लें। देखिए ये क्वेश्चन आने वाला है, अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या है, फिर उसके बाद तरंगों के व्यतिकरण को आपको मैंने दिखाई दिया। उसके बाद आपका बहुत छोटा ही सवाल रहेगा, ये बड़े सवाल हैं, ये नहीं आ सकते, छोटे छोटे होंगे। सुपरसोनिक विमानों की ध्वनि पृथ्वी पर सुनाई क्यों नहीं देती, क्योंकि भाई पृथ्वी को जो सुनाई देगी वो हमारे कान से सुनने से ज़्यादा है, सुपरसोनिक साउंड ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ें। अप्रगामी तरंग की 4 प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। तो और उसके बाद सोनोमीटर का सचित्र एक आध जरूर वर्णन करिएगा, सचित्र चित्र बना के। और एक यहाँ पूछेगा 20वां प्रश्न में, एक श्रोता वेग तो आभासी सूत्र बताइए, तो यहाँ हो सकता है डॉपलर का सिद्धांत, ये लास्ट क्वेश्चन, डॉपलर का सिद्धांत और सूत्र बता दीजिए, मैंने आपको PDF में दे रखा है। मेल्डी के प्रयोग का सचित्र वर्णन कर दिए। यहाँ पर अथवा रहेगा, देखिए आर करके है, 2 क्वेश्चन है इसमें, तो आर करके आपको एक क्वेश्चन और मिलता है, तो आर मिलेगा।
हर क्वेश्चन में आर मिलेगा। 21 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे और लगभग ऐसे ही होंगे। मैं ग्रुप में डाल भी दे रहा हूँ और आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियोज़ में हमारे ही सुन लीजिए या कहीं से भी सुन लीजिए, ज़रूर सुन लीजिए और डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। जैसे सोनोमीटर वगैरह हुआ, ये निश्चित आने वाले हैं। थैंक्स। भाई के पास नहीं आई थी फीस भी